दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 422 नंबर का लेक्चर। इसका मतलब दोस्तों सीधे सीधे ये हुआ कि आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का 92 नंबर का लेक्चर है। 92 नंबर का दोस्तों ये लेक्चर आज हम अटेंड करने चल रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का मैं बता रहा हूं। इसके पहले पूरे 100 लेक्चर में मैं आपको विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 12,660 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों ये सवालों की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। बहुत सवाल आपके जो है कवर करा दिए गए। एक बार आप शिद्दत से पढ़िए, मजा बहुत आने वाला। आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है। साथ में हम चर्चा करेंगे थोरियम और यूरेनियम के सवाल। जैसे परीक्षा में बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे पूछ दिया कि बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई या परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई। दोनों दो बातें हैं, आयोग और विभाग। ठीक है, आयोग और विभाग, पहले आयोग बनता है बाद में विभाग बनता है। ठीक है, इसी तरह से परमाणु शक्ति का जनक किसे कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कौन सा क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, भारत के अंदर। ठीक है, किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं, भारत में प्रमुख लिथियम क्षेत्र कौन से। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज हमारी क्लास में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ चाहे थोरियम की बात हो, यूरेनियम की बात हो, बेरिलियम की बात हो, एंटीमनी की बात हो, जिरकोनियम की बात हो, लिथियम की बात हो, इनसे संबंधित सवालों को भी दोस्तों अटेंड करेंगे अगर आप क्लास पूरी देखते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए। ज्यादा कोर्स तो नहीं, जहां पे हमारा कमांड अच्छा होता है हम केवल उतने कोर्स पर काम करते हैं। और आपको बुलाना चाहूंगा अपने जीएस के बैच में जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। सिर्फ डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं, बैच खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। ठीक है, डेमो देखिए, अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो बैच ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन डेमो दोस्तों जो फ्री में दिया गया उसे आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सवालों को पढ़ना शुरू कीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल दे रहा है कि भारत में परमाणु शक्ति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में परमाणु शक्ति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यह कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा जी को। किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, परमाणु शक्ति का जनक कहा जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कभी सवाल इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि भारत में परमाणु अनुसंधान का दोस्तों जनक किसे कहा जाता है। क्या पूछ सकता है सवाल, भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक। ठीक है, परमाणु अनुसंधान एक ही बात है। ठीक है, परमाणु अनुसंधान। ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम सुना है ना। ठीक है, उस केंद्र को दोस्तों बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, अनुसंधान कार्यक्रम कहिए, केंद्र मत बोलिए। ठीक है, परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम को बनाने में दोस्तों सबसे बड़ा उद्देश्य जो है योगदान किसका रहा, तो भी दोस्तों होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। या परमाणु हथियार कार्यक्रम बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दे दे, परमाणु हथियार कार्यक्रम। ठीक है, हथियार कार्यक्रम। ठीक है, यह बनाने में भी दोस्तों सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो होमी जहांगीर भाभा का ही दोस्तों सबसे बड़ा योगदान था। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग, मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आयोग बनेगा बाद में दोस्तों विभाग बनेगा। सवाल दे रहा है कि जो आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था, आजादी के ठीक 1 साल बाद। आजादी मिली 47 में और आयोग बना 48 में। ठीक है, तो याद रखेगा, और आजादी मिली थी 15 अगस्त को, आयोग बना था 10 अगस्त को। ठीक है, इतना अंतर है। ठीक है, 10 अगस्त 1948 को दोस्तों यह परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे डेट भी इंपॉर्टेंट है और डेट के साथ साथ दोस्तों सन भी आपको याद रखना पड़ेगा, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 10 अगस्त है। अब जो विभाग बनेगा वो बनता है दोस्तों 3 अगस्त को। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आयोग बनाए या पहले विभाग बनाए। सिंपल सी बात है भैया, पहले कमीशन बनेगा, आयोग बनेगा, बाद में डिपार्टमेंट बनेगा। जो डिपार्टमेंट है, सवाल यह दिया कि इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुआ, तब बताएगा दोस्तों यहां पे 3 अगस्त। ठीक है, 3 अगस्त, लेकिन काफी समय बाद, ये 48 में हुआ था और जो डिपार्टमेंट बना दोस्तों ये 54 में बना है। ठीक है, 54 में बना, 48 में आयोग आ चुका था, 54 में डिपार्टमेंट बना है। ठीक है, तो इसे हम याद रखते हैं, इस डिपार्टमेंट का नाम है परमाणु ऊर्जा विभाग। लिखा है साफ साफ, परमाणु ऊर्जा विभाग का पहला अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया। ठीक है, पहला
पहला अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? तो याद रखेगा होमी जहांगीर भाभा को ही चुना गया था। किसे चुना गया था? होमी जहांगीर भाभा साहब इसके क्या थे दोस्तों? इसके पहले अध्यक्ष के रूप में भी दोस्तों उन्होंने काम किया था। तभी तो मैंने आपको ऊपर बताया कि परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम या परमाणु हथियार कार्यक्रम बनाने का पूरा श्रेय किसे जाता है? होमी जहांगीर भाभा को जाता है। कभी भी ऐसा सवाल आए परीक्षा में, बहुत सोच समझ के आप ऑप्शन देखिएगा, ऐसा ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आने वाले दोस्तों खनिज कौन कौन से हैं? ठीक है, करा परमाणु ऊर्जा, जब आप परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से खनिज की बात करते हैं? जैसा कि ऊपर ही लिखा है यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, तो यूरेनियम थोरियम तो बहुत आसान सा हो गया। ठीक है, थोरियम, थोरियम प्लस दोस्तों यूरेनियम। क्या इसके अलावा भी दोस्तों कोई नाम आपको है जो पता है? इसके अलावा भी कोई नाम है? बहुत सारे, जैसे मोनाजाइट की बात करते हैं, जैसे एंटीमनी की बात करते हैं, नोट कर लीजिए, अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मोनाजाइट की बात कर लेते हैं, जैसे एंटीमनी की बात कर लेते हैं, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी की बात कर लेते हैं आदि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों खनिज हैं, ये आप याद रखेंगे, जो परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। अभी एक एक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनसे संबंधित सवाल भी देखा जाएगा। आपके परीक्षा में सवाल आता है थोरियम से संबंधित, लिख रहा है कि थोरियम के अंतर्गत मुख्यतः किन खनिजों को दोस्तों शामिल किया जाता है? बताइए, थोरियम के अंतर्गत, जब हम थोरियम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन से खनिज दोस्तों आते हैं? पहले थोरियम का परमाणु क्रमांक बताइए। ठीक है, थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक थोरियम का भी बताइए और यूरेनियम के भी बताइए। ठीक है, ये दोनों लिखिए दोस्तों, पहले यूरेनियम का बताइए, फिर दोस्तों थोरियम बताइए, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, तो यूरेनियम का आ जाता है दोस्तों 92, यूरेनियम का क्या होता है? 92 होता है, और थोरियम का क्या होता है? 90 होता है। ध्यान दीजिएगा, आप वो पीरियोडिक टेबल देखे हैं ना, उसमें परमाणु क्रमांक होता है, तो याद रखेगा 90 नंबर पे आपको थोरियम मिलेगा और 92 नंबर पे आपको यूरेनियम मिलेगा। यूरेनियम के लिए दोस्तों यू आता है और थोरियम के लिए दोस्तों TH आता है। ठीक है, ये दोस्तों उनके नाम है जो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम खनिज की बात कर लें। जब आप खनिज में आते हैं दोस्तों तो थोरियम से याद रखेगा थोरानाइट। ठीक है, क्या याद रखेंगे? थोरियम से शब्द लिखिएगा थोरियानाइट, थोरानाइट नहीं, थोरियानाइट। ठीक है, ये मैं खनिज का नाम बता रहा हूं, तो थोरियानाइट याद रखेगा। उसी तरह से एलेनाइट याद रखेगा, एलेनाइट थोड़ा आपको अटपटा सा लग सकता है, पीच ब्लेड मत करिएगा, वो यूरेनियम में आता है। हम थोरियम पे पूछ रहे हैं, पीच ब्लेड जो आपको याद आ रहा है वो यूरेनियम के जब हम खनिज देखेंगे तो वहां आ जाएगा। ये थोरियम में दोस्तों थोरियोनाइट याद रखेगा, एनाइट याद रखेगा और मोनोजाइट याद रखेगा। ठीक है, मोनोजाइट याद रखेगा। तो ये दोस्तों तीन आपको याद रखना है, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो थोरियोनाइट दोस्तों बहुत आसान है, क्योंकि थोरियम तो नाम ही है, उसी से दोस्तों थोरियोनाइट बना दीजिए। अगला मैंने बताया एनाइट, क्या बताया दोस्तों? एलेनाइट, एलेनाइट को याद रखेगा। और लास्ट वाला दोस्तों मोनोजाइट है, ये भी अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे और सवाल मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, करा विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक दोस्तों देश कौन सा? सबसे ज्यादा थोरियम दोस्तों कौन उत्पादन करता है? तो आपको भरोसा नहीं होगा, याद रखेगा पूरे दुनिया में नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा देश है? याद रखेगा भारत देश है। जो सब क्या बात कर रहे हैं सर, भारत देश के पास सबसे ज्यादा थोरियम है? बिल्कुल सही, भारत दोस्तों सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन करता है। और जो भंडार है पूरे विश्व का, ठीक है, याद रखेंगे, जो पूरे विश्व का दोस्तों भंडार है, विश्व का भंडार अगर हम देखें तो भारत के पास दोस्तों लगभग 25 से 30% दोस्तों थोरियम, पूरे दुनिया में जितना थोरियम है उसका 25 से 30%, सीधा सीधा 1/4 हो गया। इतना थोरियम अकेले भारत के पास है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अभी आपको मैं लोकेशन बताऊंगा कि भारत में कहां कहां से थोरियम या यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, सब सवाल आएगा। पहले आप आराम आराम से देखते चलिए, समझते चलिए। अगला सवाल दे रहा है कि थोरियम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, थोरियम के बारे में मैंने आपको पीछे क्या बताया दोस्तों कि थोरियम का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना दोस्तों? थोरियम को TH से डिनोट करते हैं और थोरियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना है? 90 नंबर है। ठीक है, और भारत दोस्तों याद रखेगा फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन भी भारत करता है, और रिजर्व यानी जो भंडार है दोस्तों, ठीक है, जो भंडार है दोस्तों वो भी भारत के पास ही है, क्योंकि 25 से 30% का भंडार दोस्तों किसी के पास नहीं है। ठीक है,
अब बात आता है कि थोरियम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो थोरियम दोस्तों ये मोनाजाइट रेत से मिलता है, ठीक है। मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी छोड़िए, समुद्र के किनारे एक विशेष प्रकार की रेत पाई जाती है। रेत माने बालुई वाली मिट्टी जो होती है वो, ठीक है। उसमें दोस्तों मोनाजाइट मिलता है, खास करके केरल के तटीय क्षेत्र में। तो यहां मोनाजाइट रेत के साथ साथ दोस्तों आप नोट कीजिएगा कि यह कहां पाया जाता है दोस्तों, तो केरल के तटवर्ती एरिया में, ठीक है। केरल का जो तटवर्ती एरिया है दोस्तों, वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसका करते क्या, इसका इस्तेमाल क्या दोस्तों, अरे भैया परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका यूज होता है। इस थोरियम का यूज क्या है, इतना पढ़ लिया और आपको यूज नहीं पता, आपको उपयोग नहीं पता, तो याद रखेगा इसका उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेगा, ऐसे तो आप बड़ा गड़बड़ कर देंगे भाई, अरे यूज ही नहीं पता रहेगा, हम पढ़ते चले रहे हैं, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है मोनाजाइट। अब तो आपको याद ही हो जाएगा मोनाजाइट क्या दोस्तों, मोनाजाइट एक विशेष प्रकार की रेत है। ये रेत कहां मिलती है, तो एक लाइन में याद रखिएगा, केरल के तटवर्ती क्षेत्र में दोस्तों ये मोनाजाइट रेत मिलता है। और इसी रेत से किसका उत्पादन होता है, थोरियम का। किसका, इसमें थोरियम से, इसी से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों, इससे किसकी प्राप्ति होती है, इससे प्राप्ति होती है थोरियम की। किसकी प्राप्ति होती है, थोरियम की प्राप्ति होती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। करा मोनाजाइट, एक और नाम दोस्तों यहां पे दे रहा है इल्मेनाइट, ठीक है, इल्मेनाइट। करा इसका सबसे बड़ा भंडार दोस्तों कहां पर है, चाहे मोनाजाइट या इल्मेनाइट दे दे, भंडार पूछेगा दोस्तों तो भंडार वही लिखेगा केरल के पलक्कड़ में। अगर स्पेशली केरल दे दिया तो ठीक, और केरल नहीं दिया तो केरल के अंदर दोस्तों नाम भी दे सकता है पलक्कड़ दोस्तों केरल के अंदर स्थित एक जिले का नाम है, पलक्कड़ जिला याद रखेगा। और एक और जिला लिखिएगा कोल्लम जिला, पलक्कड़ और कोल्लम जिला याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। ये मैं स्पेशली मोनाजाइट के लिए बता रहा हूं, ये मैं स्पेशली किसके लिए बता रहा हूं, ये स्पेशली मैं मोनाजाइट के लिए बता रहा हूं। किसके लिए दोस्तों, ये दोनों जगह जो संबंधित है, जो केरल वाला जगह है ये मोनाजाइट से संबंधित है। अब आप कहेंगे सर ये मोनाजाइट तो सर आपने बता दिया, तो ये कौन बताएगा, ये जो इल्मेनाइट लिखा है, इल्मेनाइट भी दोस्तों बता देता हूं आपको, घबराइए मत, ठीक है। यहां पे जो नाम लिख रहा है दोस्तों इल्मेनाइट, ठीक है, इल्मेनाइट, ठीक है। इल्मेनाइट को यहां मत लिखिएगा, इल्मेनाइट के लिए अलग से नाम आप नोट कीजिएगा। इल्मेनाइट के लिए ये खास करके दक्षिण भारत का जो तटीय एरिया है, दक्षिण भारत का तटीय एरिया है, वहां पे दोस्तों इल्मेनाइट जो ज्यादा पाया जाता है। जबकि मोनाजाइट स्पेशली केरल में, और बाकी राज्यों में देखेंगे तो कम देखने को मिलता है। लेकिन इल्मेनाइट जो है दोस्तों खास करके तमिलनाडु वगैरह का भी जो तटीय एरिया, वहां आंध्र प्रदेश के तटीय एरिया में भी दोस्तों इल्मेनाइट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मोनाजाइट से थोड़ा सा हटके इल्मेनाइट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा लिखिए भैया, प्रचुर भाषा थोड़े नहीं, ठीक है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा, सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों क्या है भारत में, अरे भैया सबसे ज्यादा हमारे देश में थोरियम है। पूरे दुनिया का 25 से 30% थोरियम भारत के पास है। और इसीलिए तो हमने पढ़ा कि भारत जो है नंबर 1 पर है, ठीक है। याद रखेंगे भारत थोरियम के उत्पादन और भंडार दोनों में दोस्तों नंबर 1 पर है। चाहे भंडार की बात कर देंगे, चाहे आप उत्पादन की बात कर देंगे, ये दोनों में दोस्तों भारत नंबर 1 पर है। तो याद रखेगा सबसे महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन दोस्तों यही है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाकी मिलता कहां थोरियम, तो दोस्तों आप जानते हैं कि केरल के तटवर्ती एरिया में दोस्तों आपको थोरियम प्राप्त हो जाता है। करा केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, कितने बार घुमा फिरा के सवाल पूछोगे भैया, आपको बताया कि नहीं मैं कि केरल का जो समुद्री तट है या समुद्रवर्ती तट है, वहां पे दोस्तों क्या पाया जाता है, यहां पे मोनाजाइट रेत में, ठीक है, मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है दोस्तों, थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। ये आप दोस्तों याद रखेंगे, मोनाजाइट रेत में थोरियम मिलता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़िए। ऐसे बार बार घुमा फिरा के सवाल देता है। आज ही आप देखिए 2-3 बार दोस्तों ये सवाल अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया, तो क्या फर्क पड़ता है, सवाल चाहे जितना भी घुमाए उत्तर तो हमेशा एक ही रहेगा ना, आपको डर नहीं लग रहा ना, ऐसे ही दोस्तों सवाल आते हैं, ठीक है।
आगे बढ़िए, कह रहा भारत में मोनाजाइट के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, अब आपको देखिए यहां कई बताना पड़ेगा। मोनाजाइट लिखा, इसका मतलब सीधा सीधा हम थोरियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सीधा सीधा थोरियम की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब जो मोनाजाइट लिखा, आप दोस्तों आप और लोग केवल यही जानते हैं कि केरल के समुद्री तट के आसपास दोस्तों ये फैला हुआ है, कि आपको लगता है कि मोनाजाइट खाली यही मिलता है, बट ऐसा नहीं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा नंबर 2 पर आप आंध्र प्रदेश भी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पे भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का जो समुद्री तट है, जी हां, उड़ीसा जो उत्कल तट है उसके भी आसपास मिल जाता है। क्या तमिलनाडु में नहीं है? तमिलनाडु छूट गया ना, तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, इन सबके तटवर्ती क्षेत्र पे दोस्तों इसका भंडार मिल जाता मोनाजाइट रेत में। हां, केरल में ज्यादा होता है, केरल के रेत में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बाकी जगह पे जो रेत है उसमें इसकी मात्रा कम होती, इतना ही अंतर है। लेकिन दोस्तों ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों भारत के पास है। 25 से 30% खाली केरल के भरोसे नहीं है, उसमें दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का भी अपना योगदान है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती है दोस्तों? याद रखेगा, आग्नेय चट्टान तो नाम तो सुना होगा, ठीक है, मैग्मा के पिघलने की वजह से दोस्तों पिघलकर फिर जब ठंडा हो जाता मैग्मा, तब दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कह रहा आग्नेय चट्टानों में पाई जाने वाली किस अयस्क से दोस्तों बेरिलियम की प्राप्ति होती? बेरिलियम की प्राप्ति दोस्तों किससे होती है? कौन से अयस्क से? तो इसका नाम ही दोस्तों बेरिल अयस्क है, उसी से दोस्तों बेरिलियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो याद रखेगा उस अयस्क का नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे उसका नाम ही है बेरिल अयस्क। ठीक है, तो बेरिल अयस्क से ही दोस्तों किसकी प्राप्ति होती है? इसी से किसकी प्राप्ति होती है? याद रखेगा इससे बेरिलियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? बेरिलियम। ठीक है, आप पढ़ते होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना है? 4 नंबर का परमाणु क्रमांक इससे संबंधित होता है, बेरिलियम से, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और बेरिल की जो प्रसिद्ध किस्म है ना, पन्ना जानते हैं ना, जो पहनते हैं अंगूठी वगैरह में, पन्ना का भी दोस्तों संबंध इसी से। ठीक है, पन्ना, जी हां, जो पन्ना पहनते दोस्तों यह भी इसी बेरिलियम से संबंधित है। या जो आप एक नाम सुनते हैं एक्वामरीन, क्या नाम सुनते हैं? एक्वामरीन, इसका भी संबंध दोस्तों किससे है? इसका भी संबंध दोस्तों इसी बेरिल अयस्क से है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पन्ना हो गया चाहे एक्वामरीन हो गया, इन दोनों का संबंध दोस्तों क्या होता है? इसी बेरिलियम से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ते चलिए, टेंशन मत लीजिए कि सर कितनी बढ़िया चल रही, बढ़िया तो बहुत है। आप ये जानिए कि बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सोचिए 422 नंबर का वीडियो आज आप देखकर इतना हैरान हो रहे हैं। 421 लेक्चर जाके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और देखेंगे तो फायदा आपको मिलेगा। इसी सीरीज में मैंने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान और विश्व का भूगोल, 5 विषय डिटेल में खत्म कर दिया हूं, कहीं कुछ भी नहीं बचा। आप चाहते हैं ना कि हमको कोई सीक्वेंस से पढ़ाने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए, लीजिए मजा, पूरा मजे का भंडार रखा हूं अब बिना किसी टाइम पास के। आपको तनिक भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम पास हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे मुद्दे की बात होती है यहां पे। चलिए, करा बेरिलियम, जैसे बेरिलियम का नाम देना, इसके साथ हमेशा एक पॉइंट आप ऐड करके लिखिएगा कि यह किससे प्राप्त होता है, या बेरिल अयस्क से दोस्तों प्राप्त हुआ है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है बेरिलियम मुख्यतः किन भारतीय राज्यों में प्राप्त होता है? बेरिलियम दोस्तों कहां? अभी तो आपने थोरियम देखा, इसके पहले आपने क्या देखा? थोरियम देखा। चलिए एक बार फिर से रट लीजिए या देख लीजिए। ठीक है, थोरियम कहां से मिलता है दोस्तों? तो हम लोगों ने पढ़ा केरल से मिलता है। केरल के अलावा नीचे देखा तो तमिलनाडु राज्य मिल गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा तो आंध्रा मिल गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उड़ीसा मिल गया। ठीक है, इसमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो है ये केरल नंबर 1 पर है, बाकी थोड़ा थोड़ा सब जगह मिलता है। प्लस दोस्तों मैंने आपको समझाया था मोनाजाइट रेत कभी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, मोनाजाइट जो रेत है इसके बारे में मत भूलिएगा, क्योंकि इसी रेत में खास करके थोरियम मिलता है। आज का सवाल दोस्तों बेरिलियम से है। कह रहा बेरिलियम दोस्तों किन भारतीय राज्यों में मिलता है? तो बेरिलियम मिलता है दोस्तों, लिखिएगा राजस्थान में भी मिलता है बेरिलियम। ठीक है, झारखंड में भी दोस्तों बेरिलियम मिल जाता है। हाँ, झारखंड खाली कोयला के लिए नहीं, इसके लिए भी जाना जाता है। राजस्थान लिखेगा, झारखंड लिखेगा, और साउथ में तमिलनाडु लिख लीजिएगा। ठीक है, साउथ में तमिलनाडु लिख लीजिएगा और आदि कर लीजिएगा। इतने ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां बेरिलियम मिलता है। राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया,
तमिलनाडु हो गया, वहां पे बेरिलियम मिलता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, करा एंटीमनी। जी हां, एंटीमनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंटीमनी की प्राप्ति दोस्तों यह किस खनिज के द्वारा दोस्तों होती? एंटीमनी दोस्तों किस खनिज से प्राप्त होता है आपको बताना है। तो यह मिलता है दोस्तों मूल रूप से सल्फाइड का नाम सुना है? मूल रूप से दोस्तों मिलता है एक है स्टेबिनेट, क्या बोलते हैं? स्टेबिनेट, ठीक है। वो सल्फाइड के रूप में होता है, सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में क्या होता है दोस्तों? पाया जाता है स्टेबिनेट, स्टेबिनेट, ठीक है। स्टेबिनेट दोस्तों बोलते हैं। तो ये दोस्तों मूल रूप से यही मिलता है, ठीक है। और इसका एंटीमनी जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक नहीं पता सर? अरे महाराज कैसे काम चलेगा। हाँ, इसका परमाणु क्रमांक होता है 51 नंबर पे। क्या होता है? एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 51, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी भी परीक्षा में। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करा सुरमा। सुरमा, सुरमा किस परमाणवीय खनिज को दोस्तों, किस परमाणवीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? तो एंटीमनी को ही दोस्तों सुरमा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ये जो एंटीमनी आप पढ़ते हैं इसी को क्या कहा जाता है? सुरमा कहा जाता है। अच्छा, एंटीमनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, इसका सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन ये कौन सा देश करता है दोस्तों? तो याद रखेगा, इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। थोरियम का तो भारत करता है, लेकिन एंटीमनी का कौन करता है? तो चीन करता है, ठीक है। एंटीमनी का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है। यह तथ्य भी दोस्तों आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपको फिर से बुला रहा हूं दोस्तों, पूरा जीएस मैंने पढ़ा दिया, एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाया है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिस पर हमने चर्चा न किया हो, और पूरी तरह से निःशुल्क। जो आज आप पढ़ रहे दोस्तों, अभी 422वें लेक्चर पे हैं आप, ठीक है। 422 नंबर का आप लेक्चर देख रहे हैं, और ये जो लेक्चर है दोस्तों पूरी तरह से निःशुल्क है। इसी लेक्चर क्रम में दोस्तों 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक जो मैंने क्लास दिया, इसमें पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा के समाप्त कर दिया हूं, कुछ नहीं बचा है। उसी तरह से 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक अगर वीडियो देखेंगे तो मिडावल हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया। 92 से लेकर दोस्तों 150 नंबर तक में मॉडर्न पढ़ा दिया। 151 से 230 तक मैंने संविधान पढ़ा दिया। 231 से 330 पूरा 100 लेक्चर में आपको विश्व का भूगोल पढ़ा दिया। और 331 से दोस्तों आज 422 तक आ गए। आप 92 नंबर का लेक्चर पढ़ रहे हो। लेकिन दोस्तों क्या अभी ज्योग्राफी समाप्त हुआ? नहीं, अभी ज्योग्राफी की क्लास दोस्तों ये चल रही है, समाप्त नहीं हुआ है। जब समाप्त हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे खत्म होने की स्थिति में 92 नंबर तक तो आ गए। 7-8 लेक्चर और आप पढ़ लो, 100 लेक्चर हो जाए। पता नहीं 100 पे ही रुकेगा कि कहानी उसके आगे बढ़ जाएगी। देखिए, हमारा टारगेट 180 नहीं होता है, हमारा टारगेट होता है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। कल को बच्चा इन्हें कहे कि सर आपने वाली टॉपिक पे कभी चर्चा नहीं किया, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि डिटेल में पढ़िए। 100 की बजाय 102, 103, 105 भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। 2-4-5 लेक्चर, जो इंसान 400 लेक्चर पढ़ा सकता है फ्री में, वो 5 लेक्चर के लिए क्यों पीछे हटेगा भाई, है कि नहीं। चल आ जाओ आगे देखते हैं। करा एंटीमनी। एंटीमनी ये गलत लिखा दोस्तों। एंटीमनी कैसे लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, ट पे बड़ी की मात्रा रहती है, ठीक है। एंटीमनी, ठीक है। और एंटीमनी का दोस्तों मैंने परमाणु क्रमांक आपको पीछे बताया, कितना बताया? भूल गए सर? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इतना स्पीड में भूलेंगे तो मजा ही आ जाएगा। 51, ठीक है। करा एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सर देश पूछता तो बता देता, ठीक है। देश पूछता तो बता देता कि इसका सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है, लेकिन यहां सर राज्य पूछ दिया तो राज्य हमें नहीं पता। पता कीजिए, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, एंटीमनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? क्या बात करें, ये तो पहाड़ी राज्य है सर। हमें तो लग रहा था साउथ में कहीं होगा। साउथ नहीं दोस्तों, साउथ में केवल एक ही जगह है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा एंटीमनी का दोस्तों उत्पादन करते हैं। जी हां, एंटीमनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, ये आप याद रखेंगे। करा जिरकोनियम, नाम सुना है जिरकोनियम का? चलिए बताइए, करा जिरकोनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जिरकोनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो इसमें दोस्तों पूरी तरह से जो है दक्षिण भारत सबसे आगे है। जैसे में याद रखेगा, यहां आंध्र प्रदेश आ गया, जैसे में आपका तमिलनाडु आ गया, जैसे में आपका जो है केरल आ गया, ठीक है। तो जो साउथ वाले हैं दोस्तों, ये जिरकोनियम में खास करके दक्षिण भारतीय राज्य आगे हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
दक्षिण भारतीय राज्य जो है दोस्तों ये जिरकोनियम के उत्पादन में आगे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। करा मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है? आपने थोरियम पढ़ा लेकिन अभी तक आपने यूरेनियम नहीं पढ़ा। जी हां, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। कितना होता है दोस्तों? परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 92 है, 92। ठीक है, 92। 90 नंबर दोस्तों थोरियम का है, 92 नंबर दोस्तों ये आपकी यूरेनियम का है। U92 तभी इसको पढ़ा जाता है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम दोस्तों कहां पाया जाता है, ये सवाल पूछे तो मुख्य रूप से दोस्तों ये झारखंड में मिलता है। ठीक है, झारखंड। अब आपसे केवल झारखंड नहीं पूछता, आपसे झारखंड का जिला भी पूछ देता है दोस्तों। तो याद रखेगा झारखंड में एक जिला है दोस्तों सिंहभूमि जिला। कौन सा जिला दोस्तों? सिंहभूमि जिला। आपने नाम सुना होगा, सिंहभूमि जिला में पाया जाता है। और सिंहभूमि जिला में कहां पाया जाता है दोस्तों? तो वहां पर एक खान है जिसे हम कहते हैं जादूगोड़ा की खान। क्या कहते हैं? जादूगोड़ा की खान दोस्तों कहते हैं। तो जो यूरेनियम है ये झारखंड के अंदर सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा खान में पाई जाती है। कुछ भी ऑप्शन में देता है, मैं आपको जादूगोड़ा बताऊंगा, परीक्षा में कहेगा बताइए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे दे दिया तब तो ये बताना पड़ेगा। मैं आपको झारखंड पढ़ा दिया, अब ऑप्शन दे देगा कि बताइए सिंहभूमि जिला, और अलग अलग जिला पूछ दिया। ठीक है, झरिया दे दिया, कुछ और दे दिया, फिर आप परेशान हो गया, रांची हो गया, ऐसे दे दिया। और या फिर मैं उसके अंदर पढ़ा दिया तो खान का नाम दे दिया। तो भैया इससे अच्छा आप ये तीनों बातें याद रखिए। ठीक है, बैक टू बैक, और ऐसे ही दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पाया जाता है। ये तो सवाल है कि मुख्य रूप से कहां मिलता है। मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप में दोस्तों आपने झारखंड का नाम लिया। करा किस परमाणुवीय खनिज को मेटल ऑफ होप कहा जाता है? मेटल ऑफ होप। ठीक है, होप माने जानते हैं ना, आशा। ठीक है, मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? तो याद रखेगा यूरेनियम को ही कहते हैं। ठीक है, यूरेनियम जो है दोस्तों, यूरेनियम U92 जो है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेटल ऑफ होप कहते हैं। और ये कहां मिलता है दोस्तों? तो याद रखेगा झारखंड में। झारखंड में कहां पर दोस्तों? तो झारखंड का सिंहभूमि जिला। ठीक है, झारखंड का सिंहभूमि जिला, और सिंहभूमि जिला में जादूगोड़ा खान। ठीक है, कौन सा खान है? जादूगोड़ा खान यहां पर दोस्तों पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, करा झारखंड का कौन सा क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है? देखिए वही सवाल घूम फिर कर एक नए तरीके से आपके सामने पूछ लिया। बताइए मैं क्या करूं? बदल दूं उत्तर? है मेरे बस की बात? नहीं बदल सकता भाई। जो आप पीछे पढ़े हैं जवाब तो वही देना पड़ेगा ना। पुनः आप लिखिए झारखंड, पुनः आप लिखिए सिंहभूमि जिला। मैं कहां से आप सीधा फीधा पूछ भी दिया झारखंड, ये भी नहीं कि कुछ और पूछ दे। ठीक है, कुछ और पूछता कि इसके अलावा कहां पर तो भी बता देता। यूरेनियम वगैरह दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिल जाता है, लेकिन जब पूछेगा तब नाम बताएंगे। अभी झारखंड दिया तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखेगा सिंहभूमि, और उसके बाद दोस्तों यहां जादूगोड़ा याद रखेगा। ठीक है, जादूगोड़ा खान। ठीक है, तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों, पढ़िए ध्यान से। अगला सवाल दे रहा है कि यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? जी हां, जैसे आपसे थोरियम का पूछा था, ठीक है, उसी तरह से आपके ये लिए यूरेनियम का पूछ रहा है। जो पीच ब्लेड आप याद करते थे वो दोस्तों आप यही पढ़ते थे। ठीक है, तो याद रखेगा पहले नंबर पे तो पीच ब्लेड ही लिख लीजिए। ठीक है, कब से जो है आप फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, पीच ब्लेड के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा जो आप पीच ब्लेड पढ़ते हैं वो किसका अयस्क है दोस्तों? तो यूरेनियम का ही दोस्तों प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेड, इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों सामरस्काइट याद रखेगा। ठीक है, सामरस्काइट थोड़ा सा कठिन नाम आपको लगेगा, सामरस्काइट याद रखेगा दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों थोरियानाइट भी याद रखेगा। ठीक है, वैसे थोरियानाइट जो है दोस्तों, थोरियानाइट तो स्पेशली हम थोरियम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, थोरियम के लिए पढ़ते हैं थोरियानाइट और वो क्या बोलते हैं मोनाजाइट और एलेनाइट। ठीक है, ये पढ़ते हैं दोस्तों थोरियम के लिए, लेकिन थोरियानाइट का संबंध यूरेनियम से भी है, ये भी याद रखेगा क्योंकि इससे दोस्तों ये भी निकलता है। ठीक है, थोरियम का अलावा यूरेनियम भी। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। करा भारत के प्रमुख लिथियम क्षेत्र दोस्तों कौन से? ठीक है, भारत के प्रमुख लिथियम क्षेत्र। आप गाड़ी वगैरह की बैटरी में देखिए जो होता है, खास करके जो इस समय इलेक्ट्रिक कार आ रही है, जो इलेक्ट्रिक कार आ रही दोस्तों, उस इलेक्ट्रिक कार में
जो बैटरी लगी होती है वो बैटरी दोस्तों किसकी लगी होती है, वो बैटरी दोस्तों लिथियम की तो लगी होती है, लिथियम, ठीक है, लिथियम आयन, ठीक है। तो आप कभी चेक कीजिए दोस्तों, लिथियम आयन की ही बैटरी लगी होती है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। धीरे धीरे दोस्तों लिथियम बैटरियों का प्रयोग दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत में प्रमुख लिथियम क्षेत्र कौन सा है, इसलिए दोस्तों आपको ये जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहां से बताऊं दोस्तों, आइए इसको थोड़ा सा अलग टाइप में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। देखिए अगर आपके सामने झारखंड दे तब दोस्तों आप जवाब दीजिएगा हजारीबाग। झारखंड में कहां पर, सिंह भूमि नहीं, सिंह भूमि जो था दोस्तों वो यूरेनियम वहां मिलता है। सिंह भूमि के जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम का भंडार है, जबकि उसी झारखंड में जो हजारीबाग है वहां पर लिथियम का भंडार मिलता है। इसलिए मैं स्टेट वाइज यहां पे थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह अगर ये झारखंड अलग हुआ था दोस्तों किससे, बिहार से अलग हुआ, ठीक है। ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो बिहार का एक जिला है दोस्तों बिहार, बिहार में दोस्तों एक जगह पड़ता है मुंगेर, क्या पड़ता है, मुंगेर। तो याद रखेगा बिहार का जो मुंगेर है वहां भी दोस्तों इसका भंडार है, ठीक है, लिथियम का भंडार है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में एक जगह बस्तर पड़ता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है बस्तर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है दोस्तों बस्तर, ठीक है, बस्तर, ठीक है। वैसे तो दोस्तों बस्तर बहुत बड़ा नक्सलवादी क्षेत्र है, लेकिन वहां भी दोस्तों इसका भंडार है, किसका, ये जो हम लिथियम की बात कर रहे हैं। इसी तरह से कर्नाटक में एक जगह है उसका नाम है मांड्या, ठीक है, मांडा मत बोलिएगा, मांड्या। मांडा जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल ना मांडा, मांडा उसका नाम, मांडा, ठीक है, वो मांडा है। यहां मांड्या बोल रहा हूं, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो कर्नाटक में याद रखिएगा दोस्तों यहां पे एक जगह है मांड्या, क्या जगह है दोस्तों, मांड्या, ठीक है, मांड्या, ये आपके कर्नाटक में हो गया। उसी तरह से राजस्थान में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा जिला, उसको भी याद रखिएगा, वहां भी दोस्तों लिथियम के भंडार जो है मिले हैं, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतिम में आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, अंतिम में आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में दोस्तों क्या आ जाएगा, तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिला आप याद रखेंगे, भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये मैंने दोस्तों स्टेट वाइज जो जो दिमाग में आया 4-5 वो मैंने लिखा दिया। इन जगहों पे दोस्तों लिथियम का भंडार है, ये वो जगह है दोस्तों जहां पर लिथियम का भंडार आपको नजर आ रहा होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए सवाल थोड़ा यहां से अब चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा अलग हटके करा, तुमरडी, बच्चों को पता नहीं तुमरडी अब बताएगा क्या कि वहां क्या खनिज होता है, ठीक है। पहले ये तो पता चले भैया कि तुमरडी है कहां पर, ठीक है। सवाल क्या दोस्तों, सवाल ये है कि तुमरडीह कहां पर है, ठीक है, तुमरडीह। अच्छा गिरिडीह का नाम सुना है ना, गिरिडीह तो सर झारखंड में है, तो बस वहीं से जोड़ लीजिए। ये जो तुमरडीह है ये कहां पड़ता दोस्तों, ये अभी इसी झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड में कहां पर दोस्तों, झारखंड में एक जगह पड़ता है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर एक जिला है, ठीक है, जमशेदपुर दोस्तों जिला है, ये जमशेदपुर के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, ठीक है, जमशेदपुर के अंतर्गत ही ये तुमरडीह आता है, उसी का उपनगर है छोटा सा, इसे आप याद रखेंगे। और ये जो तुमरडीह दोस्तों ये यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तुमरडीह में क्या किया जाता है दोस्तों, यह यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो याद रखेगा। पीछे दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था जादूगोड़ा की खान, ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था जादूगोड़ा की खान। ये कहां था दोस्तों, ये आपके सिंह भूमि में था, कहां पे था, ये आपके सिंह भूमि में था। और जो तुमरडीह है ये आपके जमशेदनगर में है, ठीक है, जमशेदनगर, ठीक है, जमशेदनगर टाटा का नाम सुना होगा, ये जमशेदनगर टाटा के अंतर्गत ही दोस्तों तुमरडीह आता है। तो ऐसा सवाल भी दोस्तों आता रहता है परीक्षा में, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सब समझ में आ गया ना। चलिए और आगे आ जाते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। कहां पूछा दोस्तों, कह रहा उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जहां पर यूरेनियम मिलता है। तो मैंने पीछे ही आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, ठीक है, एकदम दक्षिण में जाएंगे। ललितपुर दोस्तों बॉर्डर बनाता मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो ललितपुर जो है दोस्तों ये आप याद रखेंगे। ललितपुर में भी दोस्तों एक जगह है सोनाराई, कौन सा जगह है, सोनाराई। तो याद रखेगा सोनाराई के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों वो दोस्तों फेमस है इस यूरेनियम उत्पादन के लिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ललितपुर जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। जो ललितपुर है दोस्तों ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध है। बॉक्साइट उत्पादन दोस्तों किससे संबंधित है, ये एल्युमिनियम से संबंधित है। किससे दोस्तों, बॉक्साइट किसका है इसका दोस्तों, याद रखेगा एल्युमिनियम का, ठीक है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन कहां होता है, बॉक्सिंग, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऐसे 36 है दोस्तों टीन, ठीक है। तो टीन और बॉक्साइट के उत्पादन में दोस्तों छत्तीसगढ़ दोस्तों पूरे भारत में क्या है, छत्तीसगढ़ नहीं
उड़ीसा, ठीक है, बॉक्साइट में उड़ीसा, मारेंगे उड़ जाओगे, फार्मूला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो टीन के उत्पादन में, छत्तीसगढ़ जो है टीन के उत्पादन में आगे है, और बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा दोस्तों वो पहले स्थान पे आता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ब्रैक में जो है आंध्र प्रदेश है, ऐसे करके बहुत कुछ आपको पढ़ाया गया होगा। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर, समझ में आ रहा है ना, समझो भैया समझो। करा परमाणु बिजली संयंत्र में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, क्या लिखा है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने हेतु मंदक के रूप में, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल के अतिरिक्त, भारी जल का यूज किया जाता है। भारी जल को D2O कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भारी जल को, भारी जल का सूत्र क्या दोस्तों, D2O। बताओ D2O को आप फुल फॉर्म बताइए, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, सोच के बताइए। भारी जल के अतिरिक्त किन धातुओं का दोस्तों यूज किया जाता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, और किसका यूज किया जाता है, तो दो चीजों का यूज करते हैं, 3 चीजों का कुल यूज होता है दोस्तों, मैं यहां पे लिख ही दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप कभी भी आपसे सवाल पूछे कि न्यूट्रॉनों की गति जो है दोस्तों, यहां ऐसे लिख लीजिए, अगर कम करना है तो दोस्तों वहां पे कुल 3 मेथड है। कितने मेथड है, 3 मेथड। पहला मेथड है दोस्तों भारी जल का प्रयोग, ठीक है, भारी जल यानी क्या हो गया, D2O का प्रयोग किया जाए। किसका यूज किया जाए दोस्तों, D2O का यूज किया जाए। अब जो दूसरा तरीका दोस्तों वो है कि ग्रेफाइट का यूज किया जाए, ग्रेफाइट का, ठीक है, इसका ग्रेफाइट का प्रयोग, इसका प्रयोग करने से भी दोस्तों ये जो न्यूट्रॉनों की गति स्लो हो जाती है। इसके अलावा जो आप पीछे बेरिलियम पढ़े थे, बेरिलियम ऑक्साइड लिख लीजिएगा, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग, ठीक है। इन तीनों की वजह से दोस्तों क्या होता है, इन तीनों की वजह से न्यूट्रॉन की गति क्या हो जाती है दोस्तों, धीमी पड़ जाती है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इन सबको मंदक के रूप में दोस्तों यूज किया जाता है। करा तमिलनाडु में स्थित जो थोरियम का क्षेत्र है, यूरेनियम का नहीं, आपने पढ़ा था तमिलनाडु में थोरियम है, और आपने पढ़ा था तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, क्या पढ़ा था, तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो आपने पढ़ा था थोरियम। जैसे केरल में तो दोस्तों आपने पढ़ लिया था ना कोड्डम वगैरह, ठीक है, उसी तरह से तमिलनाडु में दोस्तों कौन कौन सा जगह है जो थोरियम के लिए जाना जाता है। तो तटवर्ती में क्या क्या आ जाएगा, आप चले जाइए कन्याकुमारी, चले जाए मदुरई के आसपास, ठीक है, मदुरई और कन्याकुमारी याद रखेंगे, ठीक है। तो एक तो दोस्तों यहां पे मदुरई याद कर लीजिएगा, दूसरा दोस्तों कन्याकुमारी याद कर लीजिएगा, ये सब तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा जवाब आपका। अगला सवाल दे रहा है कि चलिए आंध्र प्रदेश में, आपने तो बताया था ना कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो तटवर्ती क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां भी जो है थोरियम उत्पादन होता है। तो चलिए बताइए मुझे कि आंध्र प्रदेश में कौन सा जगह है जहां पे अब आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश का तटवर्ती कोई क्षेत्र बताइए जो फेमस हो। सर वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वहां पे विशाखापट्टनम है, तो कर लीजिए विशाखापट्टनम जवाब, ठीक है, कर लीजिए विशाखापट्टनम जवाब, ठीक है, विशाखापट्टनम जवाब आप दे दीजिए, यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ना भैया, तटवर्ती एरिया पढ़े थे ना, बाकी केरल का बता ही दिया था आपको, मोनाजाइट रेत वाली बात, ठीक है। और आ गया ये करा झारखंड में स्थित थोरियम क्षेत्र, ठीक है, करा झारखंड में दोस्तों यूरेनियम का नहीं, झारखंड में स्थित थोरियम क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो झारखंड में दोस्तों यूरेनियम के लिए तो आपने वो पढ़ लिया था, इसको मिटाइए, रुकिए, ये थोरियम पूछ रहा है। झारखंड में दोस्तों अगर यूरेनियम की बात करता, अगर यूरेनियम की बात करता तो दोस्तों यूरेनियम आपने कहां पढ़ा था, सिंहभूमि जिला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है उसके अंतर्गत जो जादूगोड़ा की खान आती है वो पढ़ा था, जादूगोड़ा की खान। लेकिन यहां तो थोरियम के बारे में पूछा है, तो थोरियम पूछा है तो आपको हजारीबाग पीछे पढ़ाया गया था, हजारीबाग पढ़ाया गया था थोरियम के लिए। क्या पढ़ाया गया था, हजारीबाग। ये भी दोस्तों झारखंड के अंतर्गत आता है, तो झारखंड के हजारीबाग में दोस्तों ये पाया जाता है। मैं थोरियम की बात कर रहा हूं, अगर यूरेनियम पूछता तब दोस्तों आप ये जवाब दे देते, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और याद रखेगा, उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिए। हाँ अरे सर हमको पता है, क्या पता है बताओ हमको, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सर ये पाया जाता है ललितपुर में, ठीक है बेटा, मान लिया तुम्हारी बात। और थोरियम कहां मिलता है, थोरियम का तो नहीं पता सर, तो मैं थोरियम ही बताने के लिए तो शुरू किया हूं। थोरियम मिलता है दोस्तों सहारनपुर में। थोरियम कहां है दोस्तों, सहारनपुर। और ललितपुर में क्या दोस्तों, यूरेनियम। दोनों बातें याद रखेगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी दोस्तों ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बिहार का गया आप याद रखिएगा, एक लाइन और यहीं पे नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। ये थोरियम के लिए ही दोस्तों, अगर आप बिहार साइड जाएंगे ना तो बिहार में दोस्तों गया को याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में जो गया पड़ता है वहां भी दोस्तों थोरियम का भंडार प्राप्त होगा अभी हाल फिलहाल में, ये आप याद रखेंगे। चलिए और आगे आ जाइए। कर तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों कौन कौन सा थोरियम क्षेत्र स्थित है? तो तेलंगाना में 2 थोरियम क्षेत्र स्थित है। एक तो दोस्तों करीमनगर याद रखेगा, ठीक है, एक करीमनगर याद रखेगा। और कुछ ऑनलाइन जगह पे ना मुझे एक नाम मिला नागालैंड, हम हैरान हो गए, हम कहे तेलंगाना में नागालैंड कहां से आ गया भाई? नागालैंड एक अलग जो है राज्य है, तो तेलंगाना में नागालैंड नहीं दोस्तों, जो जगह जो जिला है वो है नलगोंडा जिला। अब टाइप करने वाले को क्या पता कि नलगोंडा और नागालैंड में अलग अलग है, ठीक है। आप करिएगा गूगल तो खूब आपको मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों चोरी करने वाले लोग, ऊपर से चोरी कर, एक ने गलत लिखा सब ने छाप दिया। अच्छी अच्छी भैया महत्वपूर्ण किताबों में आपको नागालैंड मिल जाएगा। बताइए, देखिएगा ऐसे सवाल आता है कि तेलंगाना में स्थित थोरियम क्षेत्र, लिखा रहता नागालैंड। मारो क्या हो गया भगवान जाने, ठीक है। अरे भैया चोरी करो भी तो इज्जत से करो। करा राजस्थान और केरल, ठीक है, राजस्थान और केरल में स्थित जो थोरियम क्षेत्र वो बताइए। तो एक काम करते हैं ना, अलग अलग लिख ही लेते हैं, ठीक है। एक तरफ दोस्तों राजस्थान का बता देता हूं और दूसरी तरफ दोस्तों केरल का बता देता हूं। और थोरियम की बात हो रही है तो अलग से मत पूछ लीजिएगा, सीधा थोरियम का बता रहा हूं। तो राजस्थान में दोस्तों जो थोरियम क्षेत्र है, पीछे आपको बताया था भीलवाड़ा, राजस्थान में मैंने आपको क्या बताया था? भीलवाड़ा बताया था, ठीक है। और केरल में दोस्तों क्या बताया था? पीछे दे दिया था कोल्लम, ठीक है, कोल्लम, ठीक है। तो केरल की बात करेंगे तो कोल्लम और राजस्थान की बात करेंगे तो भीलवाड़ा। यहां पर दोस्तों थोरियम का भंडार देखा गया है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। कहिए कोई समस्या हो तो, क्लास में समस्या नहीं आती हमारे ना, आप इतना मेहनत से पढ़ेंगे, बहुत छोटी क्लास होती भाई, आधे घंटे में इतना बढ़िया डिस्कशन होता है, इतना अच्छा सवाल रहता है। मैं तो आपसे कहता हूं कि चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके सामने आया होगा, या आपके टीचर ने अगर नहीं पढ़ाया तो क्वेश्चन रेज कीजिए, क्वेश्चन रेज कीजिए आप उनके सामने कि सर ये वाला इतना महत्वपूर्ण चैप्टर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, क्या चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिए। अगर आप पेपर देते होंगे तो क्या ये सारे सवाल आपको नजर नहीं आते? कभी न कभी कुछ न कुछ सवाल तो मिल गए होंगे ना। आप मेरे साथ आइए, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड क्लास में कितनी मेहनत करता होगा, तभी मैं पेड क्लास में आपको बुला रहा हूं। और एकमात्र प्लेटफॉर्म स्टडी 91 ऐसा है जहां पे दोस्तों हर एक क्लास में आपको डेमो लेक्चर दिया गया कि पहले आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, फिर आप बैच ज्वाइन कीजिए। क्यों? हम डंके की चोट पे बच्चों को बुलाते हैं कि जो भी बच्चा डेमो तक आएगा उसको अच्छा जरूर लगेगा। अच्छा लगने का कोई परिभाषा नहीं है, हम अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, हम अच्छा कंटेंट देंगे तो अच्छा लगेगा, हम बढ़िया से बच्चों को समझा ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा, हमारे पढ़ाए गए सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे और बच्चा बता देगा तो अच्छा लगेगा। इसका क्या फार्मूला भाई? हम कह रहे हैं कोई कोचिंग कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसके 1000 ब्रांच हो जाए, कई बिलियन की कंपनी हो जाए, उसकी क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके द्वारा पढ़ाए गए स्टडी मटेरियल से बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है तो इतनी बड़ कोचिंग का क्या फायदा भैया? क्या फायदा? कोई फायदा है? हमें दूसरे से मतलब भी नहीं, हमें अपने से मतलब है। हम शांति से पढ़ाना चाहते हैं, अपने स्टडी मटेरियल पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जो इंसान फ्री का लेक्चर बनाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है, आप पेड कंटेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते कि नितिन सर अपने पेड कंटेंट में क्या देते हैं। भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, सिर्फ एक बैच ज्वाइन कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री और आप अपना मुंह मोड़ के दिखा दीजिएगा कि नितिन सर हम आगे आपसे नहीं पढ़ेंगे। लिख के दे रहा हूं दोस्तों, आपका जी नहीं मानेगा, आपकी आत्मा नहीं स्वीकार करेगी, आप कहेंगे कि नहीं नितिन सर मुझे आप ही से जीएस पढ़ना है, चाहे जैसे, ठीक है। आप एक बैच खाली पढ़ के देखो मॉडर्न हिस्ट्री, आपको इतिहास से प्यार ना हो गया तो बताना। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।